नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए एंशियंट हिस्ट्री का एक नया विषय मौर्यतर काल लेके आ चुका हूँ। देखिए आज हम बात करने वाले हैं मौर्यतर काल की। तो इसमें हम देखेंगे कि भारत में मौर्य वंश की समाप्ति के बाद भारत में कौन कौन से वंश आए। तो बात करेंगे मौर्यतर काल की, इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक हम हमारे इस विषय के साथ जरूर बने रहे। तो मौर्य साम्राज्य के अंत होने के बाद मगध की जो राजनीतिक एकता है वो एकदम से छिन्न भिन्न होने लगी। जब ये राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न होने लगी तो उसके कारण भारत के उत्तरी भाग के पश्चिमी घाट पर अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण कर और आक्रमण करने के कारण जो है वो उन्होंने अलग अलग राज्यों की क्या कर दी, स्थापना कर दी। और दक्षिण भारत में कई सामंतों ने अपने स्वतंत्र राज्य की क्या कर दी, घोषणा कर दी। तो इस प्रकार पूरा जो मगध साम्राज्य है वो क्या हो गया, बिखर गया। तो सबसे पहले यहाँ पर एक वंश आता है जिस वंश का नाम था शुंग वंश। तो मौर्य साम्राज्य के बाद एक शुंग वंश आता है और शुंग वंश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। अच्छा, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। यह मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति था। तो याद रखना है कि जो पुष्यमित्र शुंग है वो कौन था। तो ये जो है वो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम राजा था, अंतिम शासक थे मौर्य साम्राज्य के बृहद्रथ जी, उनका क्या था, सेनापति था। अच्छा, इसने बृहद्रथ की हत्या कर दी। तो ये भी सीधा क्वेश्चन आता है कि बृहद्रथ की जो हत्या है वो किसके द्वारा की गई। तो बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मौर्य वंश के स्थान पर भारत में कौन सा स्थान आया। तो याद रखना, मौर्य वंश के स्थान पर कौन सा वंश आता है, तो उसके बाद शुंग वंश की स्थापना होती है। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि यह कैसा वंश था। तो अगर शुंग वंश की बात करें तो ये प्रथम ब्राह्मण राजवंश है जिसने पहली बार मगध पर जो है वो प्रशासन किया, वहाँ पर शासन किया। देखिए इसने अपनी जो राजधानी है वो कहाँ पर बनाया। तो याद रखना है कि इन्होंने अपनी राजधानी जो है विदिशा को बनाया, क्योंकि इससे पहले जो मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, पाटलिपुत्रम में। लेकिन जब ये आपके शुंग वंश के राजा आए, कौन आए, बृहद्रथ आए, तो इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा में बनाई जो कि मध्य प्रदेश में। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी। तो विदिशा मध्य प्रदेश में बनाई थी। अच्छा, अगर बात करें आपके बृहद्रथ की, तो इनको तो पुष्यमित्र शुंग ने मारा था। लेकिन अगर बात की जाए पुष्यमित्र शुंग की, तो इनको बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही, यहाँ पे थोड़ा सा गलत यहाँ पे नोट किया है, क्या कहा जाता था, बौद्ध द्रोही कहा जाता था। तो याद रखना है बौद्ध ग्रंथों में जो पुष्यमित्र शुंग थे इनको बौद्ध द्रोही कहा जाता था। अच्छा, इनको बौद्ध द्रोही क्यों कहा जाता। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुंग वंश के उस राजा का नाम बताइए जिसको बौद्ध द्रोही कहा जाता था। तो वो है आपके कौन, आपके पुष्यमित्र शुंग। और अगर बात करें पुष्यमित्र शुंग की, तो इसने, क्योंकि इसको बौद्ध द्रोही इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसके जब शासनकाल चल रहा था तो इसने अपने शासनकाल के दौरान जो है वो कई स्तूपों को नष्ट करवाया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि बौद्ध ग्रंथों में बौद्ध द्रोही किसे कहा जाता था। तो बौद्ध द्रोही जो है वो पुष्यमित्र शुंग को कहा जाता था। इस बात को आपने याद रखना है। ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन बातों को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन सही होने वाले हैं। इसके बाद अगर बात की जाए, इतिहासकारों का जो मानना है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म की महानता को समझा। और जब इसने बौद्ध धर्म की महानता को समझा तो उसके बाद इसने क्या किया कि कई स्तूपों का निर्माण करवाया। देखिए पहले तो इसने क्या, उन स्तूपों को नष्ट करवाया था, लेकिन जब इसके जीवन के अंतिम दिन थे तो इसने जो है बौद्ध धर्म की महानता को समझ लिया। और बौद्ध धर्म की महानता को समझने के बाद इसने इसका पुनर्निर्माण भी करवाया था। अगर आप भी एसपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। अच्छा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप इतने कम पैसों में हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हमारा मकसद है कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से अगर आते हो तो आप इस रेंज में कोई भी हमारे साथ जुड़ सकता है। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट आपको बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे 5 से 6 टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, कम से कम 5 घंटे यहाँ पे लाइव क्लास लगती है। और जो लाइव क्लास लगती है वो सेम क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको मिल जाती है। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास इतने कम रुपए में शायद ही कोई आपको देने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, इतने ज़्यादा सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं। तो आप हमारे बैच के साथ जरूर जुड़िएगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409, आप इस नंबर पे जुड़ सकते हैं, 7876145409।
अच्छा, इसने बहुत से स्तूपों का पुनर्निर्माण तो करवा दिया था और इसके बाद इसने क्या किया कि मध्य प्रदेश का इसका एक भरहुत स्तूप है। तो बहुत बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का जो भरहुत स्तूप है उसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो इसका पुनर्निर्माण जो है वो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। ये भरहुत स्तूप जो है पहले लकड़ी का बना हुआ होता था, लेकिन इसने इसको बाद में पत्थर का बनवाया। तो सीधा क्वेश्चन परीक्षा में क्या पूछा जाता है कि भरहुत स्तूप कहाँ पे है। तो भरहुत स्तूप कहाँ पे है? आपका मध्य प्रदेश में है। अच्छा, इसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका पुनर्निर्माण जो है वो आपके पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाया जाता है। इसको पहले लकड़ी का बनाया था, लेकिन अगर बात की जाए पुष्यमित्र शुंग की तो इसने इसको पत्थर का बनवाया। इस बात को आपने याद रखना है। अगर बात की जाए पुष्यमित्र शुंग की तो इसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ भी यहाँ पे भारत में जो है वो करवाए जाते हैं और जिसके पुरोहित जो है वो पतंजलि थे। तो याद रखना है कि पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ भारत में करवाए थे। तो याद रखना है 2 अश्वमेध यज्ञ जो है वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा भारत में करवाए जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसके समय में बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ, बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि किस राजा के समय भारत में या किस वंश के समय जो है भारत में जातक ग्रंथ की रचना हुई। तो जातक ग्रंथ की जो रचना है वो पुष्यमित्र शुंग के समय ही हुई थी। एक बहुत पुस्तक जातक ग्रंथ। अच्छा, पतंजलि के द्वारा महाभाष्य, बहुत बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पतंजलि ने क्या लिखा है। तो पतंजलि के द्वारा जो महाभाष्य लिखा गया है वो भी इसी के समय लिखा गया था। अच्छा, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, तो पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है वो भी इसी समय लिखा गया था। और मनु ने जो मनुस्मृति लिखा था वो भी इसके समय ही, पुष्यमित्र शुंग के समय ही लिखा था। तो ये भी आपको तीनों याद रखने हैं कि पतंजलि का महाभाष्य इसी के समय लिखा गया था, पाणिनि का अष्टाध्यायी वो भी इसी के समय लिखा गया था, और मनु का जो मनुस्मृति है वो भी इसी के समय लिखा गया था। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, इसके समय 2 यवन आक्रमण भी हुए थे। यवन बोले तो सर विदेशी आक्रमण। अच्छा, जो आपका पुष्यमित्र शुंग था इसके समय 2 यवन आक्रमण, 2 विदेशी आक्रमण हुए थे और दोनों ही यवन आक्रमण पुष्यमित्र शुंग की विजय हुई थी। तो याद रखना कि पुष्यमित्र शुंग के समय 2 यवन आक्रमण, 2 विदेशी आक्रमण होते हैं और दोनों ही विदेशी आक्रमणों में, दोनों ही यवन आक्रमणों में जीत होती है किसकी? आपके पुष्यमित्र शुंग की। अच्छा, अगर बात करूँ पुष्यमित्र शुंग की तो इसका जो पहला आक्रमण का नेतृत्व है वो डेमेट्रियस, किसने किया था? डेमेट्रियस ने किया था। तो इस पर जो पहला यवन आक्रमण हुआ था उसका नेतृत्व जो है वो डेमेट्रियस ने किया। और इसके दूसरे आक्रमण का जो नेतृत्व है, तो आपको यहाँ से बिल्कुल याद रखना है कि दूसरे आक्रमण का जो नेतृत्व है वो मिनांडर या मिलिंद के द्वारा किया गया। इस बात को आपने याद रखना है। तो और मिलिंद जो है इसको कहाँ कहा जाता है? तो मिनांडर एक यवन था और इसने जो है दूसरा जो है यवन आक्रमण पुष्यमित्र शुंग पे किया था। अच्छा, मिलिंद इसको बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है। तो मिनांडर का दूसरा नाम क्या है? मिलिंद। मतलब आपको कमीशन का पेपर देने जा रहे हो तो आपको बहुत अच्छी लेवल से यहाँ पे क्वेश्चन को याद रखना है, तब जाके बात बनने वाली है। अच्छा, अगर बात करें मेनांडर की तो मेनांडर ने बौद्ध भिक्षु नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो मेनांडर के द्वारा बौद्ध भिक्षु का नागसेन से जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा ली गई थी और इसने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। तो किस यवन के द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाया गया था? तो ये भी आपको याद रखना है कि नागसेन के द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाया जाता है। अच्छा, अगर बात करें आपकी किसकी? पुष्यमित्र शुंग की। तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है वो कलिंग नरेश खारवेल से भी युद्ध किया, परंतु खारवेल ने इसे पराजित कर दिया। ये वही कलिंग नरेश खारवेल जिसके साथ अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध जो है वो लड़ा था। तो भैया पुष्यमित्र शुंग को किसने हराया? तो याद रखना है पुष्यमित्र शुंग को जो है वो कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा जो है हराया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। शायद कलिंग का युद्ध जो है वो किसी और के साथ अशोक ने लड़ा था। तो ये आपको कंफर्म कर लेना है कि अशोक ने जो है वो कलिंग का युद्ध में किसे हराया था। तो और कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना है। अच्छा, अगर बात करें पुष्यमित्र की तो इसकी मृत्यु के बाद अगला अधिकारी कौन बना? तो जब शुंग वंश के राजा संस्थापक पुष्यमित्र की मृत्यु हो जाती है तो इसका पुत्र अग्निमित्र इसके बाद उत्तराधिकारी बना। इस बात को आपने याद रखना है। तो अग्निमित्र जो है इसके बाद राजा बनता है। और कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है? तो मालविका अग्निमित्रम कालिदास की रचना है और इसमें विदिशा के राजा अग्निमित्र और मालव देश की राजकुमारी मालविका के प्रेम प्रसंग की चर्चा हुई है। तो भैया आपको सीधा याद रखना है कि कालिदास की एक रचना है जिस रचना का नाम है मालविका अग्निमित्रम, और मालविका अग्निमित्रम में जो है वो विदिशा के राजा अग्निमित्र और मालव देश की राजकुमारी मालविका के प्रेम प्रसंग की चर्चा हुई।
और अगर बात करें इस वंश का अंतिम शासक देवभूति हुआ, जिसकी हत्या उसी के मंत्री वासुदेव ने कर दी और कर्ण वंश की स्थापना कर दी। तो याद रखना है कि इस वंश के अंतिम शासक कौन थे? देवभूति थे, और उसकी हत्या जो है उसके मंत्री वासुदेव ने, किसने कर दी? वासुदेव ने कर दी, और कर्ण वंश की क्या कर दी? स्थापना कर दी। इस बात को आपने याद रखना है। तो आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये याद रखना है कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था, और देवभूति की हत्या जो है वो किसके द्वारा? तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, शुंग वंश का अंतिम राजा तो देवभूति, और देवभूति की हत्या की थी वासुदेव ने, और वासुदेव ने की आगे किस वंश की स्थापना? कर्ण वंश के स्थापना। तो इसके बाद हम डिटेल से पढ़ेंगे कर्ण वंश। अगर बात की जाए कर्ण वंश की, तो जिस प्रकार मौर्य वंश के शासक बृहद्रथ की हत्या उसके मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने की थी, उसी प्रकार शुंग वंश की स्थापना, उसी प्रकार जो है वो शुंग वंश की स्थापना की गई थी, और उसी प्रकार वासुदेव ने अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या करके 75 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की स्थापना की। बात ये बोल रही है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक जो थे बृहद्रथ, उनकी हत्या की थी शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग ने। उसी प्रकार शुंग वंश का अंतिम राजा भी मारा जाता है, जिसका नाम था देवभूति। तो देवभूति को किसने मारा? किसने मारा? वासुदेव ने। और किसकी स्थापना कर दी? आपके कर्ण वंश की स्थापना कर दी। तो थोड़ी देर पहले भी मैं आपको बता चुका था कि जो कर्ण वंश की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। तो कर्ण वंश की बात करें तो कर्ण वंश की जो स्थापना है वो की गई थी वासुदेव के द्वारा। तो वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की थी, और इस वंश का, देखिए इस वंश के बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इस वंश का जो अंतिम शासक था, तो कर्ण वंश का जो संस्थापक था वो था आपका वासुदेव। यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते, क्योंकि इसका जो अंतिम शासक वो सुशर्मा था, और सुशर्मा की जो हत्या है वो उसके मंत्री सिमुक ने कर दी। देखो, मंत्री ही क्या करते थे? अपने राजा की जो है वो मृत्यु के घाट इनको उतार देते थे। तो उसके बाद सातवान वंश की स्थापना किसने कर दी? सिमुक ने कर दी। देखिए क्या हुआ कि आपको पूरा सिनेरियो याद रखना है कि सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ था कि सबसे पहले मौर्य वंश के शासक बृहद्रथ को मारा किसने? शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने। अब शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति को किसने मारा? वासुदेव ने। और किसकी स्थापना कर दी? कर्ण वंश। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो है इस वंश के जो अंतिम राजा थे इस वंश के अंतिम राजा थे सुशर्मा को मारा सिमुक ने। और सिमुक कौन था? जिसने 7 वंश की जो है स्थापना की थी, 7 वाहन वंश की क्या की थी? स्थापना की थे। तो चलिए जी, अब पढ़ते हैं आपका सातवान वंश। अब सातवान वंश की जो स्थापना है वो सिमुक के द्वारा की गई थी, और प्रारंभ में ये वंश महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। परंतु क्या हुआ कि जो शक राजा ने उन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर क्या कर दिया? विवश कर दिया। वहाँ पर पहले जो है ये वंश, तो सीधा क्वेश्चन आता है आपको परीक्षा में, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? अरे परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सातवान वंश है वो पहले कहाँ रहता था? तो सातवान वंश प्रारंभ में, शुरुआत में महाराष्ट्र में रहता था, किंतु शक राजाओं ने उन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर क्या कर दिया था? विवश कर दिया था। अब विवश किया तो सातवान वंश को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ा, मतलब कि वो वहाँ से ट्रांसफर हो गए, स्थानांतरित हुए, जिस कारण इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। आंध्र सातवाहन, ये आंध्र प्रदेश सातवाहन नहीं है, ये आंध्र सातवाहन है। तो ये आपको याद रखना है। तो सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आंध्र सातवाहन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंध्र सातवाहन के नाम से सातवाहन वंश को जाना जाता है। अच्छा, सातवाहन वंश की जो राजधानी थी वो बहुत बार परीक्षाओं में अक्सर पूछ ली जाती है। तो सातवाहन वंश की राजधानी थी आपकी प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र की प्रतिष्ठान जो है वो सातवाहन वंश की क्या थी? राजधानी थी। इस बात को आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो ये आपको जरूर याद रखना है कि सातवाहन वंशों की जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी? तो इनकी राजधानी जो है महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में थी। अच्छा, सिमुक की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई कृष्ण कान्हा जो है यहाँ का शासक बनता है, और कान्हा के बाद इसका पुत्र शातकर्णी प्रथम यहाँ का क्या बनता है? राजा बनता है। तो इनके बारे में हम बहुत डिटेल से देखने वाले हैं। ये वीडियो जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। चाहे शातकर्णी प्रथम है तो शातकर्णी प्रथम के बारे में भी देखेंगे, कृष्ण कान्हा के बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब सिमुक की मृत्यु, सिमुक एक संस्थापक था सातवाहन वंश का, और सातवाहन एक शक्तिशाली वंश था। अब इसकी जब मृत्यु हो जाती है तो इसका छोटा भाई कृष्ण और कान्हा यहाँ का क्या बनता है? शासक बनता है। और कृष्ण कान्हा के बाद उसका पुत्र शातकर्णी प्रथम यहाँ का क्या बनता है? राजा बनता है।
तो सबसे पहले इसके बाद बात करते हैं शातकर्णी प्रथम की। शातकर्णी प्रथम जो है यह सातवाहन वंश का पहला और महत्वपूर्ण शासक था। तो याद रखना है, सातवाहनों का पहला महत्वपूर्ण, पहला इंपॉर्टेंट जो आपका किंग था, पहला महत्वपूर्ण जो शासक था वो कौन था? तो बोलेंगे सातकर्णी प्रथम था। अच्छा, सातकर्णी प्रथम की बात करें तो सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी नागनिका। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागनिका कौन थी? तो सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी नागनिका। और नागनिका का जो नानाघाट अभिलेख से हमें पता चलता है कि इसमें जो सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियां, कि क्या क्या उपलब्धियां इन्होंने अपने जीवन में हासिल की थी, तो उन उपलब्धियों के बारे में आपके नानाघाट अभिलेख में बताया गया है। और ये नानाघाट अभिलेख जो है वो किसका है? नागनिका का। नागनिका के द्वारा इस अभिलेख को लिखा गया है, तो ये आपको याद रखना है। और इस नानाघाट अभिलेख में जो है वो क्या बताया गया है? तो उपलब्धियां बताई गई है किसकी? सातकर्णी प्रथम की। अच्छा, नानाघाट अभिलेख की बात करें तो अगर नानाघाट अभिलेख की बात तो नानाघाट अभिलेख में क्या क्या है? तो नानाघाट अभिलेख में सातकर्णी प्रथम को एक महान विजेता वह महान शासक बताया गया। तो किस अभिलेख में सातकर्णी प्रथम को महान विजेता वह महान शासक बताया गया है? तो वो नानाघाट अभिलेख में बताया गया। अगर बात की नानाघाट अभिलेख की तो यहाँ पर उल्लेख मिलता है कि सातकर्णी प्रथम ने यज्ञ के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को मुद्रा के स्थान पर भूमि दान देना शुरू किया था। तो यज्ञ के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को मुद्रा के स्थान पर भूमि देना शुरू किसने किया था? तो याद रखना भैया, आपके सातकर्णी प्रथम, सातवाहन वंश के वो राजा जिन्होंने ब्राह्मणों को मुद्रा के स्थान पर भूमि दान की थी, तो वो थे आपके कौन? सातकर्णी प्रथम, सातवाहन वंश के राजा थे। आपको एक एक बात याद रखनी है। और ये अभिलेख याद रखना, दान का, यह भूमि दान का प्रथम अभिलेख प्रमाण है, तो वो कौन सा है? तो वो नानाघाट अभिलेख है। इसके बाद है आपका हाल। अगर बात करें हाल की तो सातवाहन वंश में हाल महानतम शासक था। वह एक कड़ा कवि और कवियों एवं विद्वानों का आश्रयदाता था। तो आपने ये भी याद रखना है कि हाल जो है वो कौन था? तो हाल सातवाहन वंशों में जो है हाल भी एक क्या था? महानतम शासक था। अच्छा सर, हाल एक महानतम शासक था, वो एक बड़ा कवि था और कवियों में विद्वानों का आश्रयदाता था। हाल ने एक काव्य ग्रंथ की रचना की है और उस काव्य ग्रंथ का नाम है गाथा सप्तशती। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सातवाहन वंश के वो कौन से शासक जिनके द्वारा एक काव्य की रचना की जाती है, जिस काव्य का नाम था गाथा सप्तशती। तो गाथा सप्तशती की जो रचना है वो किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखना भाई, हाल के द्वारा की जाती है। और गाथा सप्तशती की जो भाषा थी वो थी प्राकृत भाषा। इस बात को आपने याद रखना है। अगला है आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो सातवाहन वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। इसके समय क्या हुआ? तो इसके समय नासिक के शक शासक नहपान ने इस पर आक्रमण कर दिया। अच्छा, सातवाहन वंश का जो अगला शासक बनता है हाल के बाद, वो गौतमीपुत्र सातकर्णी बनता है। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पर क्या होता है कि शक राजा होते हैं नहपान ने क्या कर दिया? इस पर आक्रमण कर दिया। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि शक शासक नहपान ने सातवाहन वंश के किस राजा पे जो है वो अटैक किया था, आक्रमण किया था? तो बोलेंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी पर किया। अच्छा, गौतमीपुत्र सातकर्णी पर इसने आक्रमण कर दिया, और किंतु गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्या कर दिया? नहपान को पराजित कर दिया। इस बात को आपने याद रखना है। तो सातवाहन वंश के किस राजा ने शक शासक नहपान को हराया? तो क्या बोलेंगे सर? बोलेंगे कि किसको हराया? गौतमीपुत्र सातकर्णी को हराया। अब नासिक का जोगलथंबी। अच्छा, नासिक में एक जोगलथंबी है। जोगलथंबी एक अभिलेख है, से चांदी के लगभग 8,000 सिक्के प्राप्त हुई है। तो नासिक एक जोगलथंबी जगह भी है, तो नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, वहीं पे जोगलथंबी है। वहीं से चांदी के 8,000 सिक्के सातवाहनों के समय ही प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक तरफ नहपान की फोटो दी गई है और दूसरी तरफ जो है वो सातकर्णी का नाम दिया गया है। जिसे मतलब कि ये पता चलता है कि जो 8,000 चांदी के जो सिक्के मिले हैं, अब एक तरफ तो भैया आपके नहपान की फोटो दिखाई जा रही उन सिक्कों में, और दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी की फोटो है। तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी और शक शासक नहपान को जो है वो हराया था, और उनके बीच कहीं ना कहीं शायद दोस्ती भी हुई होगी, क्योंकि इन सिक्कों पे यहाँ पे इस प्रकार से जो फोटो है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये सिक्के कहाँ से मिले? तो सातवाहन वंशों के समय नासिक के किस जगह से सिक्के मिले? तो जोगलथंबी। कितने सिक्के मिले? 8,000। अच्छा, इसके बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद आता है यज्ञश्री सातकर्णी। सातवाहन वंश थोड़ा बड़ा है, महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन परीक्षाओं के लिए बनते हैं। यज्ञश्री सातकर्णी की बात करें तो यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। उसने शकों
के विजित क्षेत्रों पर पुनः अधिकार कर लिया। तो जो शक राजा थे उनके विजित क्षेत्र पर पुनः अधिकार किसके द्वारा किया गया, तो वो किया गया था आपकी यज्ञश्री सातकर्णी के द्वारा। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर बात करें यज्ञश्री सातकर्णी की, तो यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार और जल यात्रा का भी प्रेमी था। तो सातवाहन वंश का वो राजा जो कि व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था, तो वो था आपका यज्ञश्री सातकर्णी। उसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए थे। हमने कैसे बोला कि वो जल यात्रा का प्रेमी था। अब जो इसके सिक्के बने थे ना यार, उन सिक्कों पे जो है वो क्या था, जल यात्रा एवं जहाज के चित्र बने हुए थे। तो जलीय जहाज के चित्र थे, जिससे उसकी जल यात्रा और व्यापार का पता भी चलता है। तो ये बात आपको याद रखनी कि जो यज्ञश्री सातकर्णी था वो सातवाहन वंश का एक अंतिम महत्वपूर्ण शासक था, अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। तो उसने शकों के विजित क्षेत्र जो थे उनको जो है पुनः वापस अधिकार में ले लिया था। और याद रखना है कि उसके सिक्कों पर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं गुजरात से प्राप्त हुए हैं। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो याद रखना है यज्ञश्री सातकर्णी के जो सिक्के हैं वो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से प्राप्त हुए हैं। और अगर बात की यज्ञश्री सातकर्णी की मृत्यु की, तो इसके मृत्यु के बाद सातवाहनों का जो साम्राज्य है वो विभाजित हो गया, मतलब कि अलग अलग हो गया। और सातवाहनों का साम्राज्य इसमें विभाजित हो गया और उसका जिसका मुख्य कारण था विद्रोह और केंद्रीय शासन की दुर्बलता। अच्छा, सातवाहन वंश क्यों टूटा, तो याद करते हैं कि जो सातवाहन वंश के जो शासक थे उनके शासकों के द्वारा कौन कौन से सिक्के चलाए गए। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या तो क्वेश्चन आएगा कौन से सिक्के चलाए, कौन से सिक्के नहीं चलाए। तो सबसे पहले तो इन्होंने एक सिक्के चलाए चांदी के सिक्के। चांदी के 8000 सिक्के हमें प्राप्त भी हुए। एक तरफ नहपान की फोटो थी, दूसरा तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी की फोटो थी। तो चांदी के सिक्के भी सातवाहन वंश के राजा के द्वारा चलाए गए। देखिए, तांबे के सिक्के भी इन्होंने चलाए, तो तांबे के भी सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं सातवाहन वंश के। इसके अलावा हमें पोटीन के सिक्के, पोतीन बोले तो घटिया चांदी के जो सिक्के हैं वो भी हमें इनसे ही प्राप्त हुए हैं। और जो सीसा के सिक्के हैं, अगर बात करें सीसा के सिक्कों की, तो सीसा के जो सिक्के हैं वो भी सातवाहन वंश के राजा के द्वारा चलाए गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन परीक्षाओं में बन सकता है। और अगर बात करें सातवाहन वंश के समाज की, तो इनका जो समाज है वो मात्र सत्तात्मक था। यहाँ नाम से पहले माता का नाम लिखा जाता था, और किंतु राजा तो यहाँ पे पुरुष ही होते, जैसे कि गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये नाम आपने बहुत सारे नाम यहाँ पे सुने होंगे, जैसे कि आपने यज्ञश्री सातकर्णी सुना होगा, आपने यहाँ पे जो है गौतमीपुत्र सुना होगा, आपने और सुना होगा सातकर्णी प्रथम सुना होगा। तो ये सारे नाम जो है इनके मात्र सत्तात्मक, इनका समाज था, पहले माता का नाम आता। तो ये आपको जरूर याद रखना है। तो आज के लिए हम यहाँ से इतना ही पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में आप एक बार जरूर लिखिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, या जय श्री गुल महाराज, या जो भी आपके कुल देवता, कुल देवी माता जो भी है, आप उनका नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नए वीडियो की और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उन वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। वो मैं प्लेलिस्ट यहाँ पे सेव कर दूंगा सारी की सारी। अगर प्लेलिस्ट सेव नहीं होगी तो आपको आज पूरी प्लेलिस्ट मेरी मिल जाएगी कि किस प्लेलिस्ट में कौन सी वीडियो। ज्योग्राफी की अलग प्लेलिस्ट है, आपकी पॉलिटिकल की अलग प्लेलिस्ट आ रही है, आपके इकोनॉमिक्स बहुत जल्दी आने वाला है। तो अगर आप किसी और सब्जेक्ट भी चाहते हो तो उसके बारे में भी आप ज़रूर लिखिए। और अगर आप हमसे बैच लेना चाहते हैं मात्र 499 में, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।